नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसका स्टैट का एग्ज़ाम है, सी टैट है, यूपी टैट है और टैट है, कोई सा भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पहले भी जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। या तो वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या उनसे सेम मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जब आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो मनोविज्ञानशाला लखनऊ में, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी में। तो ये जो स्थित है ये इलाहाबाद जो है इसमें स्थित है। मनोविज्ञान से संबंधित विषयों पर व्यापक अध्ययन करने के उद्देश्य से इस प्रयोगशाला का गठन किया गया था। प्रयागराज इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला का निर्माण वर्ष 1954 में किया गया था। तो ये डेट आपने याद रखनी है, वर्ष 1954 में इसका निर्माण हुआ था। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, वहीं ये जो कोहलर जो है इनका संबंध बताना है। अब यहाँ से ही 3 क्वेश्चन ही निकल गए हैं। जैसे स्किनर ने किस पर शोध किया था? चूहों पर। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर। और कोहलर जो उन्होंने किस पर शोध किया था? कुत्तों पर, मुर्गी, बंदर या वन मानुषों पर। और इनके द्वारा किया गया था वन मानुषों पर। तो अपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर ने साबित किया था कि प्रारंभ में बालक किसी भी समस्या के समाधान में सक्षम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह प्रयत्न करता है उसकी समस्या कम होती चल जाती है। और डब्ल्यू कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। तो कहाँ के थे? जर्मन के थे। और बालकों के मनोविज्ञान का विश्लेषण करने हेतु स्किनर एवं थॉर्नडाइक ने प्रयोग के तौर पर जिस प्रकार चूहे और बिल्लियों का प्रयोग किया तो इसी प्रकार से जो कोहलर जो है इन्होंने ये चिंपैंजी जो है वन मानुष उनका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का पठार। अधिगम में अवरोध वर्धन है, अधिगम में दोष है, समाप्ति है या अवरोध है? तो अधिगम का जो यहाँ पर पठार है ये रहेगा अधिगम में अवरोध वर्धन। अधिगम के दौरान यदि कोई व्यक्ति उस अवधि तक पहुँच जाता है जहाँ और अधिगम की संभावना समाप्त हो जाती है तो प्रदर्शन पर नकारात्मक असर दिखाई देने लगता है। अर्थात अधिगम पठार उस स्थिति को दर्शाता है जहां अधिगम स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक ये पुस्तक जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? इसके लेखक कौन है? स्किनर, हल, पावलोव या थॉर्नडाइक? और ये हैं स्किनर। तो इनके द्वारा ये लिखी गई है और यह इनकी पहली रचना मानी गई है, जिसका प्रकाशन जो वर्ष 1936 में हुआ था मनोविज्ञान सीरीज के रूप में। तो ये पुस्तक आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन 4, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। प्रशंसा, दंड एवं पुरस्कार से सही व्यवहार का प्रशिक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता।
तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण वर्ग क्लासरूम एक उचित एवं सार्थक माहौल उत्पन्न करता है जो अधिगम के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो एक बच्चे के बारे में आप जो है क्लास जो होती है उसमें उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, उसका खेलना कूदना पढ़ना लिखना सभी कुछ जो आप एक कक्षा में उसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रभावित किया था। तो लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को ये प्रस्तावित किया गया था हल, केंडलर, कोहलर या ब्रिक के द्वारा। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये है CL हल। तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को ये जो CL हल जो है महोदय इन्होंने प्रस्तावित किया था। और इनके अंतर्गत कोई भी कार्य लक्ष्य युक्त होता है, लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कोई भी कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है और इस समस्याओं का समाधान भी आसानी से हो जाता है। तो लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को जो है हल जो है इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। बुश, डेविड ह्यूम, D.W. एलन या एचिसन। और यहाँ पर इसमें जो माना गया है तो ये ऑप्शन 3 D.W. एलन। तो 1960 दशक के मध्य में W. एलन ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण का संबंध शिक्षण तकनीक में विकास एवं शिक्षक प्रशिक्षण से है और इसमें शिक्षक शिक्षण स्तर के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करता है और साथ ही शिक्षार्थी या छात्रों से संरचनात्मक फीडबैक भी प्राप्त करता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो संबंध है ये W. एलन से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक स्तर नहीं है। अवबोध, प्रावर्ती, स्मृति या दूरवर्ती स्तर। और यह है दूरवर्ती स्तर। तो इसमें दूरवर्ती स्तर का कोई स्थान नहीं होता। शिक्षक अपने छात्रों को अधिगम के 3 स्तर बताते हैं और ये अधिगमकर्ता के मानसिक विकास को विभिन्न स्तरों में दर्शाते हैं और इन्हीं स्तरों के माध्यम से शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो जो यहाँ पर ये 3 स्तरों की जो बात हुई है वो कौन कौन से होते हैं। चेतना, समझ और विचारात्मक स्तर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो जनतांत्रिक शिक्षण नीति यहाँ पर एक नहीं है। व्याख्यान, योजना, अन्वेषण या मस्तिष्क उद्वेलन। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 ये मस्तिष्क उद्वेलन। तो मस्तिष्क उद्वेलन इसका एक हिस्सा नहीं है। व्याख्या, योजना और अन्वेषण जैसी गतिविधियों को कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति का विशेष भाग माना जाता है। व्याख्यान, योजना एवं अन्वेषण के माध्यम से छात्रों में अधिगम की क्षमता बढ़ती है। जनतांत्रिक शिक्षण में कक्षा को अधिगम का महत्वपूर्ण भाग माना गया है, जहां छात्र निर्णय लेने की क्षमता संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये ऑप्शन 4 को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। तो समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है और यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं माना गया है और ये ऑप्शन 1 को माना गया है कि यह केवल ये जो इस प्रकार का जैसे यहाँ पर नहीं में पूछा गया है और अगर एग्जाम में आपको ये इस प्रकार का केवल दिखाई दे तो यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हम जो सिर्फ एक को लेकर ही नहीं चल सकते हैं, हमें सभी को लेकर चलना होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको ये केवल वाला इस प्रकार का दिखाई दे तो मतलब आपका आंसर वही होगा। तो यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सीखने में अभिवृद्धि करती है। ये समावेशी शिक्षा जो है दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव माना जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं और समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है।
तो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, और वो कौन सा है? छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन या मौन। और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 रहेगा, अभिभावक कथन। तो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में अभिभावक कथन को शामिल नहीं किया जाता है। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा की गई है, और इसमें कक्षा में होने वाली संचार की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। फ्लेंडर के अनुसार कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भाग कौन कौन से? जैसे शिक्षक बातचीत हो गई, छात्र बातचीत और मौन। तो ये 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। तो संभाषण में अर्थ की जो लघुत्तम इकाई हो कौन सी है? रूप, पद, ध्वनि या शब्द। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम जो इकाई है ये माना गया है रूपग्राम को। तो इस प्रकार जो यहाँ पर ये माना गया है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। तो इस प्रकार रूपग्राम भाषा की इकाई है जिसके माध्यम से ध्वनि ग्राम के रूप में संदेश को भेजा जाता है। फोन एक संभाषण ध्वनि का प्रतिरूप होता है, और भाषा में ध्वनि की इकाई सबसे छोटी ध्वनि ग्राम है। नेक्स्ट हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? हम करके सीखते हैं योकम सिम्पसन, डॉक्टर मेस या कोलेसेनिक ने, और ये कहा गया था सिम्पसन के द्वारा। अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे, और इनके द्वारा कहा गया था कि कर सीखना अधिगम का महत्वपूर्ण स्रोत है। जिस काम को अपने हाथ से आप कर लेते हैं वो आपके लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति या वर्णन। और ये है वर्णन। तो ये बोध, चिंतन एवं स्मृति शिक्षण के महत्वपूर्ण स्तर माने गए हैं। अधिगमकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण के दौरान वह बोध, चिंतन एवं स्मृति पर विशेष बल दे। इससे मानसिक विकास की जो प्रबलता वो बढ़ती है। तो ये 3 जो यहाँ पर माने गए हैं विवरण को छोड़कर। नेक्स्ट है, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य समक्रिया होती है। निदान, प्रत्यक्षीकरण, क्रिया प्रतिक्रिया या ये सभी। तो शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य समक्रिया कौन सी है? मुख्य समक्रिया जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4, ये सभी। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया, इसके माध्यम से विचारों का आपस में आदान प्रदान होता है। निदान के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की क्षमता के अनुरूप उसकी उपलब्धि को जांचने की कोशिश करता है। पहले निदान का मतलब क्या कमी है उसके बारे में पता लगाना, और उसके बाद उसका उपचार होना। नेक्स्ट है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार का जो अनुबंधन होता है तो ये क्या है? अनुक्रिया है, उद्दीपक समानीकरण है, अनुक्रिया समानीकरण है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो ये जो यहाँ पर माना गया है तो ये उद्दीपक समानीकरण को माना गया है। तो उद्दीपक समानीकरण अनुबंधन के अंतर्गत बालक में डर की जो भावनाओं पैदा हो जाती है। ये कारण है कि एक बालक काली गाय, काली कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, और उद्दीपन क्रिया डर की भावना को पैदा करती है। नेक्स्ट है, आप शिक्षण विधि का चयन करते समय इनमें से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर या विषय की विशिष्ट प्रकृति। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2, अभिभावक की पृष्ठभूमि। तो शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती। शिक्षण विधि का चयन करते समय व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मानसिक स्तर एवं विषय की विशिष्ट प्रकृति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो ये जो यहाँ पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिक प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता।
तो बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, और नहीं है तो ये जिज्ञासा जो है इसे माना गया है ऑप्शन 2 को। तो सामूहिक प्रबलता, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं। तो जिज्ञासा की कमी या ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इस प्रकार के ये जो कमी वाले जो होते हैं ये आपके सही आंसर होंगे अगर ये नहीं में यहाँ पर पूछा गया है। तो कमी हम किसी भी जो बच्चे में नहीं देखते हैं, तो ये कमी वाला जो यहाँ पर इसमें आएगा। तो बाल्यावस्था जो है इसमें जागरूकता के साथ साथ बालक में जिज्ञासा की जो भावना है वो भी तेज़ी से बढ़ती है, तो कमी इसमें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मक प्रक्रिया से एक संबंधित नहीं है। उद्भावन, अभिप्रेरणा, आयोजन या प्रबोधन। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 हमारा अभिप्रेरणा। सृजनात्मक जो प्रक्रिया है यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उच्च साधन का प्रयोग करना जान लेते हैं, और इसमें अभिप्रेरणा की भूमिका नहीं होती। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी ऐसे बच्चों के लिए होती है जो मैट वाले बच्चे होते हैं, जिनका जो बुद्धि स्तर जो है वो ज़्यादा होता है, तो उनके लिए ये सृजनात्मक शब्द जो है उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक, सामाजिक, नैतिक या मानसिक विकास। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण और यह है सामाजिक विकास। तो सामाजिक क्षेत्र में ही बालक अपनी जीवन की शुरुआत करता है, इन बुनियादी पहलुओं को समझता है। समाज में ही उसका नैतिक, मानसिक एवं व्यवहारिक विकास होता है, और शारीरिक विकास भी समाज में विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। व्यक्ति जो होता है, एक जो भी उसका परिवार है, आस पड़ोस का वातावरण है, स्कूल है, या जिसके आसपास वो खेलता उठता बैठता है, सभी के जो है एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है। तो सीखना जो है ये रहेगा प्रसार में। सीखना या अधिगम एक तरह से व्यवहार का प्रसार माना गया है, और यह ज्ञान के विकास का माध्यम माना जाता है। विषयों को समझना अधिगम द्वारा ही संभव है। नवीन तथ्यों को जानना एवं समझना अधिगम के द्वारा ही संभव है, और इस प्रकार सीखना एक प्रकार से व्यवहार का प्रसार है। व्यवहार जो होता है इसमें मूलभूत परिवर्तन ज्ञान द्वारा ही संभव है, और जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये इनकी परिभाषा जेपी गिलफोर्ड की, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर स्किनर बॉक्स। इसका प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, बालक अधिगम के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर बॉक्स जो इसका प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। इसका प्रयोग प्रसूत अनुबंधन एवं क्लासिकल अनुबंधन दोनों में किया जाता है। प्रसूत अनुबंधन बॉक्स प्रशिक्षण के लिए विशेष अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट है बुद्धिमापन का भाटिया बैटरी परीक्षण। इसमें कितने परीक्षण हैं? 5, 8, 4 या 7। और इसमें है ऑप्शन ए के 5 जो उप परीक्षण जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। इस बैटरी को प्रयोग में लाने का जो उद्देश्य है ये अशिक्षित एवं शिक्षित भारतीयों के बुद्धि को मापना था, और इसमें कुल 5 उप परीक्षण शामिल हैं। कोहो परीक्षण, अलेक्जेंडर परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, शीघ्र स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। तो इस प्रकार के परीक्षण हैं, और भाटिया बैटरी परीक्षण को भारत की जनसंख्या परीक्षण के संदर्भ में विकसित किया गया था। तो इसमें 5 ये माने गए हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर किंडरगार्टन विधि का जो प्रतिपादन है ये इनमें से किया गया था। फ्रोबेल, मोंटेसरी, कोकिया, डाल्टन के द्वारा।
तो किंडरगार्टन जो विधि है, ये सभी के सभी जो आंसर है सारे के सारे ही यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो इस विधि का तो यहाँ पर हुआ था ये फ्रोबेल के द्वारा 1837 में। कब हुआ था? 1837 में फ्रोबेल ने अपना एक स्कूल स्थापित किया था जिसे किंडरगार्टन अथवा चाइल्ड गार्टन के नाम से जाना जाता है। इसमें ऐसे बालकों को दाखिल किया जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष से कम की होती है, जो विद्यालय में दाखिल नहीं हुए होते हैं। इसमें बालकों को विशेष रूप से शिक्षित किया जाता है। तो ये तो जा यहाँ पर ये फ्रोबेल के बारे में थे। अब इसके अलावा और भी यहाँ पर विधियाँ हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में आ सकता है, तो एक बार जो हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे डैक्रोली विधि है, इस विधि के प्रवर्तक थे डैक्रोली, और इस विधि में पुस्तकों के कम से कम प्रयोग के लिए कहा गया है। यह विधि मानसिक रूप से विकृत बालकों के लिए प्रयोग में ली जाती है और इसमें अभिव्यक्ति के अवसर बहुत कम मिलते हैं। इस पद्धति में प्रातः काल के समय भाषा तथा शाम काल के समय संगीत की शिक्षा एवं खेल आदि करवाए जाते हैं। तो ये तो है डैक्रोली, इसके प्रवर्तक भी डैक्रोली इनके नाम पर है। दूसरी जो है मोंटेसरी प्रणाली, इसके प्रवर्तक थे मारिया मोंटेसरी। इस विधि के अंदर इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। यह प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा के विकास पर बल देती है। मोंटेसरी ने बालकों के स्वतंत्र शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण व ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया था, और इस विधि में खेल खेल में बालकों को कर्मेंद्रिय के द्वारा शिक्षा दी जाती है। मतलब वो जो अपने आप ही क्रिएटिविटी करते हैं, खेल खेल में ही बच्चे सीखते हैं। तीसरी जो है यहाँ पर डाल्टन योजना है। इस विधि के प्रवर्तक जो है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट हैं, और इस विधि को डाल्टन विधि भी कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। डाल्टन विधि के जो प्रवर्तक है ये थे कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, क्योंकि पार्कहर्स्ट ने अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, और इस विधि को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से विभिन्न विषयों की प्रयोगशाला में जाकर कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला में समय सारणी बनी हुई होती है तथा संपूर्ण पाठ कई इकाइयों में बटा हुआ होता है। सप्ताह के कार्य को असाइनमेंट या दत्त कार्य कहते हैं, और इस विधि में मौखिक भाषा का जो विकास नहीं हो पाता। छात्र स्वतंत्र रूप से स्वयं शिक्षा ग्रहण करते हैं। अध्यापक का कार्य केवल मार्गदर्शन देना होता है। चौथे नंबर की है आपकी विनेटिका योजना। इसके जो प्रवर्तक है ये कार्लटन वासबर्न है। इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया जाता है तथा सामाजिक विकास भी कराया जाता है, और इस विधि में उच्चारण नहीं कराया जाता। इस विधि में बालक शिक्षक से अत्यधिक प्रभावित होता है। और ये जो फ्रोबेल वाली किंडरगार्टन पद्धति, इस विधि को फ्रोबेल नामक शिक्षाविद ने विकसित किया था, और फ्रोबेल बालकों को पौधे के समान मानते थे। उन्होंने प्रभावी शिक्षण के लिए 20 प्रकार के उपायों का प्रयोग किया था, और इस विधि के अंतर्गत बालक को स्व अभिव्यक्ति अथवा आत्म प्रकाशन के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके लिए बालकों को खेल के द्वारा शिक्षण कराया जाता है, जिसमें गीत एवं अभिनय आदि का प्रयोग किया जाता है, और यह विधि छोटे बालकों के लिए है। और नंबर 6 पे है बेसिक शिक्षा। इस विधि को महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था, और इस विधि के अंतर्गत उन्होंने मातृभाषा को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया था, और बालकों को किसी भी कार्य से परिचित कराने के लिए उस क्षेत्र से संबंधित शब्दावली का अधिक से अधिक प्रयोग अपने सामान्य बोलचाल में भाषा में किया, जिससे बालक उस विशिष्ट कार्य की शब्दावली से परिचित हो जाए। तो ये बेसिक शिक्षा जो है महात्मा गांधी जो इनकी देन है, इनके द्वारा इसको दिया गया था। तो इस प्रकार से कुछ जो है यहाँ पर ये इनके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता इनमें से कौन है? थॉर्न, रोजर्स, विलियमसन, या इनमें से कोई से भी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन थे ये विलियमसन। तो संकलनात्मक परामर्श व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोविज्ञान में संकलनात्मक परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन
के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति की मनोदशा को जानकर परामर्श के माध्यम से सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे जो प्रभावी विधि है ये किसे माना गया है? छात्र को दंडित करना, नज़रअंदाज करना, माता पिता को सूचित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों को पता लगाना और उनके उपचार को सुझाव देना। तो ये जो इस प्रकार के जो आंसर होते हैं सही मान जाते हैं, जिसमें किसी कमजोरी का पता लगाया जाए और उसके बाद उसका उपचार किया जाए। तो इसी प्रकार के ये आंसर सही होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। जिसमें पहले जो है समस्या कोई उत्पन्न होगी उसको हम ये जानेंगे कि किस कारण से हुई और बाद में उसको ठीक करेंगे, उसका उपचार करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया संबंधित है। तो ये एक विकार है और इस विकार का जो संबंध है ये इनमें से किसके साथ है? पढ़ने संबंधी समस्या से है, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से है, लेखन संबंधी समस्या से है या वाक क्षमता संबंधी विकार से है। तो डिसलेक्सिया जो है इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये आपके रहेगा ऑप्शन ए में। पढ़ने संबंधी जो विकार है ये इसके अंतर्गत माना गया है। और ये जितने भी यहाँ पर विकारों से संबंधित क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ही आएगा। तो इनसे संबंधित ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं आपके याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ये विकार है एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पढ़ने की अक्षमता, ये आएंगे आपके। वैसे जो है अधिगम अक्षमता जो इसके प्रकारों को अगर हम देखें पहले, तो पढ़ने की अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता और गणित संबंधी समस्याएं, ये 4 प्रकार की जो समस्याएं हैं ये मानी गई हैं। तो पहला जो है यहाँ पर पढ़ने की अक्षमता, ये आएगा आपके एलेक्सिया और डिसलेक्सिया के अंतर्गत। ये जो है यहाँ पर एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ये है पढ़ने संबंधी विकार। दूसरा जो है आपका मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, इसमें आएगा अफेजिया, डिस्फेजिया। तो मौखिक रूप से जो विकार है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, अफेजिया, डिस्फेजिया। तीसरे नंबर की है लिखने की अक्षमता, इसमें अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया ये आते हैं। तो ये है लिखने की। और जो चौथे नंबर की है गणित संबंधी, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें बाद में कुलिया, ये शब्द जोड़ा हुआ आपको दिखाई देगा जो गणित संबंधित है कुलिया। जैसे वर्बल डिस्कैकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैकुलिया, लेक्सियल डिसलेक्सिकुलिया। तो ये कुलिया जो शब्द है ये बस ये आपने याद रख लेना है। ये जिसके अंत में होगा तो वो है गणित संबंधी विकार। तो इस प्रकार के 4 विकार हैं और एक क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में इनमें से पूछा जाता है। तो ये आपके विकार याद होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्ड के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थि बाधित, श्रवण बाधित या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। और इस श्रेणी में जो यहाँ पर रखे गए हैं तो ये दृष्टि बाधित जो विद्यार्थी है ये ब्रेल लिपि के अंतर्गत आते हैं। जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें अक्षरों की जो छपाई है वो कुछ उभरी हुई होती है और उसके उपरांत फिर कर जो उसको पता लगाते हैं। और ब्रेल लिपि के जो प्रतिपादक ये लुइस ब्रेल है, इनके नाम पर है ये ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि को जो हाथ से छूकर महसूस किया जाता है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से दृष्टिबाधित छात्र को सुनकर अधिगम करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर CWSN। ये जो CWSN जो है इसका अर्थ क्या लिया गया है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे से, एकांकी, विशिष्ट या मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति से। और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो है इससे इसका अर्थ लिया गया है। इसमें ऐसे बच्चे शामिल किए जाते हैं जो मुख्य रूप से दिव्यांग होते हैं, अर्थात ऐसे बच्चों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है। और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को विशेष संरक्षण
प्रदान किया जाता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आपके इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि या संप्रेषण। और यह है वृत्तिक वृद्धि। तो वृत्तिक वृद्धि का परामर्श से कोई संबंध नहीं होता। साक्षात्कार, विश्वास एवं संप्रेषण परामर्श की आवश्यक तत्व माने जाते हैं। परामर्शकर्ता साक्षात्कार के माध्यम से समस्या का समाधान करता है, विश्वास उत्पन्न करता है कि समस्याओं का समाधान निश्चित होता है। इसके लिए परामर्शदाता एवं परामर्शकर्ता के मध्य उपयुक्त संप्रेषण होना अनिवार्य है। तो कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो ये वृत्तिक वृद्धि इसमें नहीं आती है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।